नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है आंग्ल मराठा संबंध। आंग्ल मराठा संबंध के बारे में, आंग्ल मराठा संबंध, इसमें अपने 3 युद्ध हुए हैं। अपन कुछ विषय पे आज चर्चा करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर भारत में जिन राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ उनमें मराठे सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी के समय से ही मुगलों और मराठों के संघर्ष चलते आ रहे थे। औरंगजेब ने मराठों को नियंत्रण में रखने के काफ़ी प्रयास किए, परंतु उसके अक्षम अधिकारियों के समय में आंतरिक कलह के बावजूद मराठा शक्ति का विकास अनवरत रूप में होता रहा। 18वीं शताब्दी में 3 पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम व बालाजी बाजीराव या नाना साहब, कुल मिला के 1713 से लेकर 1761 तक में मराठा शक्ति का विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप मराठा इतने शक्तिशाली हो गए कि वे मुगलों को पदच्युत कर दिल्ली पर कब्जा करने का स्वप्न देखने लगे। परंतु इसी समय 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने से उनकी शक्ति को गहरी ठेस लगी। इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, दूसरा अपना टॉपिक है मराठा व ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठों के आपसी कलह ने अंग्रेज़ों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया। 1761 ईस्वी में माधवराव पेशवा बना। वह एक कुशल सेनापति व योग्य कूटनीतिज्ञ था। उसने मराठों की शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। 11 वर्षों की अवधि में ही उसने मराठों की खोई हुई शक्ति को बहुत हद तक पुनर्गठित कर दिया। निजाम, मैसूर, रोहिले, राजपूत, जाट, यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह शाह आलम भी उसके प्रभाव में आ गए। उसकी बढ़ती शक्ति से अंग्रेज़ शंकित हो उठे, किसी योग्य मौके की ताक में रहने लगे जिससे कि मराठों की शक्ति नष्ट की जा सके। सौभाग्य से अंग्रेज़ों को शीघ्र ही इसका मौका मिला। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के साथ ही मराठों में गृह कलह प्रारंभ हो गया। गद्दी के अनेक दावेदार उठ खड़े हुए। माधवराव का छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी गई। उसका चाचा रघुनाथ राव यानी कि राघोबा पेशवा बन बैठा। नाना फड़नवीस का शक्तिशाली दल राघोबा का विरोधी हो गया और सवाई माधवराव को पेशवा बनाना चाहते थे। उसे अपने इस कार्य में सफलता मिली। इस परिस्थिति से घबराकर राघोबा भागकर अंग्रेज़ों की शरण में मुंबई चला गया। अंग्रेज़ों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मनोवांछित मौका मिल गया। विद्यार्थी, थोड़ा सा घटनाक्रम है। अब देखो कि मराठों में तो विरोध हो ही रहा था। अंग्रेज़ किस प्रकार मराठा राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि उन्हें मराठों को पतन कर दिया। इसके क्रम में अपने 3 युद्ध हुए, हम उन पे डिस्कशन करते हैं। प्रथम पॉइंट देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य। तो विद्यार्थी, इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, सूरत की संधि। मुंबई की सरकार राघोबा को अपने अधिकार में लेकर पुणे पर आधिपत्य जमाना चाहती थी। इसीलिए बिना कलकत्ता काउंसिल की अनुमति लिए उसने राघोबा के साथ 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि की। इसके अनुसार मुंबई की सरकार ने राघोबा को पेशवा बनाने एवं सैनिक सहायता देने का वचन दिया। सेना का खर्च राघोबा को वहन करना था। उसे सालसेट और
बेसीन तथा भड़ोच और सूरत से प्राप्त लगान का एक भाग कंपनी को देना था। राघोबा इस पर भी सहमत हुआ कि मराठे शक्ति के पश्चात बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण करना बंद कर देंगे। राघोबा ने वचन दिया कि अगर वह पूना के दरबार से कोई संधि करेगा तो उसमें अंग्रेज़ों को भी सम्मिलित करेगा तथा अंग्रेज़ों के शत्रुओं से मैत्री नहीं करेगा। सैनिक सहायता के बदले राघोबा ने कंपनी को धन देने का वचन दिया। संधि के अनुसार राघोबा की सहायता के लिए कर्नल क्रीटिंग के अधीन एक सेना भेजी गई। असम के युद्ध में अंग्रेजी सेना और नाना फडणवीस की सेना का युद्ध हुआ, जिसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इसी क्रम में विद्यार्थियों, दूसरी अपनी संधि है पुरंदर की संधि। कलकत्ता की कौंसिल ने सूरत की संधि का विरोध किया तथा उसे नासमझी, खतरनाक, अधिकारपूर्ण तथा अनुचित बताया। मराठा मंडल के नेताओं से बात करने के लिए कर्नल एप्टन को पूना भेजा गया। उसने 1 मार्च 1776 को पुरंदर की नई संधि की। इसके अनुसार अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य युद्ध बंद हो गया। रघुनाथ नाथ की सेना भंग कर दी गई। उसे पेंशन देकर गुजरात भेज दिया गया तथा उसे राजनीति से अलग रहने को कहा गया। पूना दरबार से अंग्रेज़ों को क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपए तथा सालसेट का इलाका मिला। यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। इसी क्रम में विद्यार्थियों, तीसरा टॉपिक है अपना, थर्ड पॉइंट है मराठों के प्रति वारेन हेस्टिंग की नीति। मुंबई की सरकार पुरंदर की संधि को नापसंद करती थी, इसीलिए उसने कंपनी के संचालकों की अनुमति से पुरंदर की संधि भंग कर सूरत की संधि को मान्यता दी। वे पूर्ववत राघोबा की सहायता करते रहे। इस बीच नाना फडणवीस का फ्रांसीसियों से संबंध बढ़ता जा रहा था। यूरोप में भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों का नाना फडणवीस से संबंध अंग्रेज़ों के लिए घातक हो सकता था। अतः मुंबई की कौंसिल ने पूना की ओर एक सेना भेजी, जिसे मराठा ने तलगाम का युद्ध यानी कि 1778 ईस्वी में पराजित कर दिया। बड़गांव में भी अंग्रेज़ों की सेना ने हार खाई। बाध्य होकर अंग्रेज़ों को बड़गाम की संधि करनी पड़ी। यह संधि अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। इसके अनुसार अंग्रेज़ों ने समस्त विजित प्रदेशों यानी कि जो 1773 के बाद थे, मराठों को लौटा दिए। राघोबा का पक्ष लेना बंद कर दिया। पुरंदर की संधि अब समाप्त कर दी गई। अंग्रेज़ों की सहायता के लिए बंगाल से होने वाली सेना को रोक दिया गया तथा सिंधिया को बड़ौच के राजस्व का कुछ हिस्सा देना स्वीकार किया गया। वॉरेन हेस्टिंग इस अपमान को आसानी से ग्रहण करने वाला नहीं था। उसने मराठों से युद्ध जारी करने का फैसला किया। हेस्टिंग ने सेना की 2 टुकड़ियों को क्रमशः जनरल गॉर्डन व पोफम के सेनापतित्व में भेजा। गॉर्डन मध्य भारत को रोनता हुआ अनेक जगहों पर मराठों को पराजित करता हुआ 1780 ईस्वी में हैदराबाद पहुंचा और इस पर अधिकार कर लिया। पोफम ने भी ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उसने सिपरी में सिंधिया को मात दी। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सालबाई की संधि 1781 ईस्वी। इन अनेक हारों से मराठे बौखला उठे। महादजी सिंधिया के प्रयासों के फलस्वरूप 17 मई 1782 ईस्वी को मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में सालबाई की संधि हुई। उसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने विजित क्षेत्रों पर से अपना अपना अधिकार वापस ले लिया। सालसेट तथा एलिफेंटा को अंग्रेज़ों के पास ही छोड़ दिया गया। अंग्रेज़ों ने राघोबा का पक्ष लेना छोड़कर माधव राव को पेशवा
बना दिया। पेशवा की तरफ से राघोबा को पेंशन मिलने लगी। यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर सिंधिया का पुनः अधिकार हो गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों देखिए, प्रथम आंग्ल युद्ध के परिणाम दोनों ही पक्षों के लिए अनिर्णायक सिद्ध हुए। मराठों और अंग्रेजों दोनों को ही अपार शक्ति उठानी पड़ी। कुल मिला के कहने का मतलब ये, दोनों पक्ष यानी कि अंग्रेज और मराठों के लिए ये युद्ध हानिकारक हुआ। सालबाई की संधि ने अस्थायी शांति कायम की। इसके महत्व की चर्चा करते हुए एक इतिहासकार लिखते हैं कि सालबाई की संधि ने मैसूर पर दबाव डालने की क्षमता अंग्रेजों को प्रदान की, क्योंकि मराठों ने हैदर अली से खोए हुए प्रदेश पुनः लेने में मदद करने का वचन दिया। इस प्रकार फिर से अंग्रेज भारतीय शक्ति में फूट डालने में सफल रहे। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इसमें कंपनी व मराठों के बीच अगले 20 वर्षों तक शांति स्थापित कर दी। अब अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने सालबाई की संधि के महत्व को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर लिखा तथा इसे भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास में एक नया मोड़ बताया। परंतु यह संधि न तो अंग्रेजों के लिए लाभकारी थी न ही मराठों के लिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में दोनों पक्षों की कठिनाइयां बढ़ा दी, परंतु वास्तविक लाभ किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ। संधि का वास्तविक महत्व यह है कि इसने कुछ वर्षों के लिए दोनों पक्षों में शांति स्थापित, कहने का मतलब युद्ध विराम हो गया 20 वर्षों के लिए, जिसका उपयोग दोनों पक्षों ने अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। अगले 20 वर्षों के दौरान अंग्रेज़ों ने मैसूर के शासकों निजाम, अवध के नवाब पर प्रभाव स्थापित किया तथा मराठों ने मुगल सम्राट को अपना पक्षधर बना लिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंतिम टॉपिक है नेक्स्ट कि अब आगे क्या हुआ। वेलेस्ली व मराठे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के विपरीत वेलेस्ली ने देशी राज्यों के प्रति उग्र नीति अपनाई। 1798 ईस्वी में उसके भारत आगमन के समय तक कंपनी की स्थिति पहले से अच्छी हो चुकी थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय और देशी स्थिति उसके बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने सहायक संधि की नीति अपनाई। इस संधि के जाल में अंततः मराठों को ही फंसना पड़ा। इस समय मराठा मंडल की 5 प्रमुख शक्तियाँ थीं। पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर व नागपुर के भोसले। पेशवा इनका नेता था। 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रमुख प्रभावशाली और योग्य मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी। विभिन्न सरदारों के आपसी संघर्ष भी प्रारंभ हो चुके थे। संपूर्ण मराठा मंडल छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। पेशवा नाम मात्र का मराठा संघ का नेता था। ऐसी ही परिस्थितियों में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसने मराठों की शक्ति को तोड़कर रख दिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, ये प्रथम युद्ध इसके परिणाम हो गए। 20 सालों बाद लगभग दूसरा जो युद्ध हुआ वो इतिहास के रंगमंच पर कहलाया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 व 1806 ईस्वी के मध्य। प्रारंभ में मराठा सरदारों ने वेलेस्ली की सहायक संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, परंतु बाद में परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्हें अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात विभिन्न मराठा सरदारों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। अक्टूबर 1802 ईस्वी में होलकर ने पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर बेसिन अंग्रेज़ों की शरण में पहुंचा। अंग्रेज तो ऐसे ही मौके की ताक में थे। उन्होंने पेशवा को संरक्षण प्रदान किया तथा उसके साथ 13 दिसंबर 1802 ईस्वी को बेसिन की संधि की। इस संधि के अनुसार पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली तथा सूरत अंग्रेज़ों को दे दिया। कंपनी ने उसकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेकर उसे पूना को पुनः प्रतिस्थापित कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता का आश्वासन दिया। पेशवा की सहायता के लिए एक सहायक सेना तैयार की गई।
जो पेशवा की सीमा में ही रहनी थी। सेना के खर्च के लिए पेशवा ने 26 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले क्षेत्र कंपनी को दिए। पेशवा ने यह भी वचन दिया कि वह किसी भी यूरोपियन शक्ति यानी अंग्रेज़ों को छोड़कर अपने राज्य में नहीं रहने देगा, अंग्रेज़ों के शत्रुओं को शरण नहीं देगा, अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी राज्य से मित्रता तक नहीं करेगा तथा गायकवाड़ व निजाम से अपने झगड़ों का निपटारा अंग्रेज़ों की सहायता से करेगा। इस संधि के पश्चात पेशवा की स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र बन गया। बेसिन की संधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। इसने मराठा संघ की शक्ति व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। एक इतिहासकार के अनुसार बेसिन की संधि ने मराठों को पूर्ण रूपेण अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया। पेशवा मराठों का अध्यक्ष था, मुगल सम्राट का वकील उल मुतलक था। उसकी अधीनता का तात्पर्य संपूर्ण भारत की अधीनता था। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से अंग्रेज संपूर्ण भारत का स्वामी बन गया। रॉबसन का विचार है कि बेसिन की शक्ति ने कंपनी को दक्षिण की सर्वोच्चता प्रदान कर दी, परंतु वास्तव में ये एक ऐसी संधि थी जो सिपर के बराबर थी। मराठा सरदार पेशवा की स्वतंत्रता के हनन से दुखी हो उठे। शीघ्र ही अंग्रेज़ों से पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना फर्स्ट पॉइंट देखिए, सिंधिया और भोसले से संघर्ष। मराठा सरदारों ने इस अपमान को आसानी से स्वीकार नहीं किया। यद्यपि पेशवा अंग्रेज़ों की मदद से पुनः गद्दी पर बैठा, तथापि वह अंग्रेज़ों से संतुष्ट न था। उसने गुप्त रूप से मराठा सरदारों को संगठित करने की चेष्टा की, परंतु वह असफल रहा। वेलेस्ली ने इस ग्रह कलह का लाभ उठाने की योजना बनाई। उसने एक ही साथ दक्षिण एवं उत्तरी भारत में युद्ध प्रारंभ कर दिए। जिस समय बेसिन की संधि हुई, सिंधिया और भोसले नर्मदा नदी के दक्षिण प्रदेशों में थे। वेलेस्ली ने उन्हें ग्वालियर व नागपुर लौटने को कहा, क्योंकि उसे खतरा था कि वे कहीं निजाम पर आक्रमण न कर दें, परंतु उन्होंने नहीं मानी। वेलेस्ली ने अगस्त 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कर दिया। सितंबर 1803 में सिंधिया और भोसले की सम्मिलित सेनाएं एसई के युद्ध में पराजित हुई। अरगाम के युद्ध में भी सेनापति आर्थर वेलेस्ली ने उन्हें मात दी। लेक की अध्यक्षता वाली सेना ने उत्तर में लासवाड़ी में सिंधिया की सेना को बुरी तरह पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। इन पराजयों से क्षुब्ध होकर भोसले व सिंधिया ने क्रमशः देवगाम 17 दिसंबर 1803 और सुरजी अर्जुन ग्राम की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में कंपनी मीन्स अंग्रेज़ों के साथ कर ली। दोनों ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। दोनों ने अपने राज्य का एक बड़ा भाग कंपनी को दे दिया। अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर दिया। बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी न देना स्वीकार किया। सिंधिया के संधियों के परिणाम स्वरूप गंगा यमुना का मध्यवर्ती क्षेत्र, उड़ीसा का समुद्री इलाका तथा पेशवा अंग्रेज़ों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया। महाराष्ट्र के फ्रांसीसियों का प्रभाव भी समाप्त हो गया। भोसले की राजधानी नागपुर में एल्फ्रिंस्टन और सिंधिया की राजधानी में मेजर मालकन को रेजिडेंट के रूप में बहाल किया गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना अगला टॉपिक देखिए, होलकर के साथ युद्ध। जिस समय सिंधिया और भोसले संघर्षरत थे, होलकर बैठा तमाशा देख रहा था। अब वेलेस्ली ने उसके समक्ष भी सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। उसने जाटों की मदद लेकर अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया। होलकर कई युद्धों से पराजित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इंदौर पर अधिकार होने की वजह से भागकर वह अपने मित्र भरतपुर के राजा के पास चला गया। वहीं से युद्ध करता रहा। जनरल लेक ने भरतपुर के युद्ध को अनेक बार जीतने का प्रयास
किया, परंतु असफल रहा। इसी समय वेलेज़ली की अग्रगामी नीति से असंतुष्ट होकर तथा कंपनी के बढ़ते खर्च से घबराकर संचालकों ने उसे वापस बुला लिया। कंपनी ने होल्कर के 7 जनवरी 1806 में राजघाट की संधि कर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। इस युद्ध के द्वारा होल्कर के राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों ने उसे लौटा दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने यद्यपि मराठों की शक्ति को नाकाम कर दिया था, तथापि वे पूर्णतः पराजित नहीं हुए थे। कंपनी को शीघ्र ही उसके साथ तीसरा युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें वह अंतिम रूप से मराठे पराजित हुए और अंग्रेज अंतिम रूप से विजित हुए। अनेक इतिहासकारों ने वेलेज़ली की मराठा नीति की प्रशंसा की है। द्वितीय मराठा युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक अंग्रेज ने दबंगपूर्वक कहा है कि हम संपूर्ण भारत के स्वामी हैं और अब हमारी शक्ति को कोई भी हिला नहीं सकता, अगर हम अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करें तो। यद्यपि कुछ आलोचकों ने वेलेज़ली पर यह आरोप लगाया है कि उसकी युद्ध की नीति कंपनी के लिए काफ़ी महंगी सिद्ध हुई। कंपनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, परंतु इस सब के बावजूद ये स्वीकार करना होगा कि वेलेज़ली ने मराठों की शक्ति को दुर्बल कर उसका अंत निकट ला दिया। इसके साथ ही कंपनी के राज्य की सीमा का विस्तार हुआ और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। विद्यार्थियों, ये जो हमने आज पढ़ा है आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा संबंध, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और इनके तहत जो संधि है उसका PDF आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। विद्यार्थियों, जो हम कल जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और मराठों के पतन का कारण। थैंक यू।